गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों पेशी वाइज आपको बहुत अच्छे समझाए जा रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक। आज बच्चों इस टॉपिक को अपन और आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों कौन कौन सी बातें जो आपकी समझ में आ गई है और कौन कौन सी बातें शेष रह गई है जो भी आपकी समझ में नहीं आई है, तो बच्चों एक उदाहरण से अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों आपको मैंने कहा कि आई, फिर बोला हमने टीच, और फिर बोला हमने क्या, आई टीच हर। ठीक है बच्चों, आई टीच हर। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब इसका अनुवाद करो, तो आप इसका अनुवाद क्या करोगे? वही करोगे, आई टीचर मैं उसको पढ़ाता हूं। ये बच्चों वाक्य गलत आपको यूं दिया जा सकता है, जैसे मान लो मैं उसको पढ़ाता हूं, तो आप क्या करते हो? मैं उसको पढ़ाता हूं तो आई टीच, और उसको क्या बोलते हैं? शी। यूं दिया जाएगा। और आपको दिया जा सकता है मी यानी मुझे, लाइक यानी पसंद है, स्विमिंग यानी मुझे स्विमिंग पसंद है। अब बताओ बच्चों क्या करना है आपको? ये प्रोनाउन का टॉपिक है बच्चों, बात तो प्रोनाउन की है यहाँ पर दोनों में, लेकिन आपको प्रोनाउन का जो द यूज ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का जो अप्रोप्रिएट फॉर्म होता है उसका बच्चों यूज आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत मायने रखेगा और रिएक्टिव और पेशिव में मायने रख रहा है। तो बच्चों क्या करना है आपको? समस्या क्या आ रही है यहाँ पर? देखो आपको बताया जा चुका है ये वर्ब है यानी ईसा मसीह है। जो इसके पहले होगा वो क्या होगा? वो तो बच्चों ईसा पूर्व होगा, और जो ईसा मसीह के बाद होगा वो क्या होगा? वो ईश्वी होगा। तो बच्चों आप देखते हो कि वर्ब के पहले आएगा जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन वर्ब के बाद आएगा जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? शी की। तो आप जानते हो बच्चों शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो क्या होती है? हर होती है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर आपने तो पजेजिव में भी हर लिखाया था। हाँ बच्चों मैंने पजेजिव में हर जरूर लिखाया था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पजेजिव कभी अकेला नहीं आता। पजेजिव इज ए सॉर्ट ऑफ है, पजेजिव इज ए सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव। पजेजिव एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। एंड और बच्चों होता क्या है? इसके जस्ट बाद में किसका प्रयोग होना अनिवार्य होता है? इसके ठीक बाद में नाउन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। अगर यहाँ आ जाता आई टीचर सिस्टर, क्या आ जाता? आई टीचर सिस्टर या आई टीचर डॉटर, मैं उसकी डॉटर को पढ़ाता हूं, तो बताओ अब क्या हो गया ये? अब बच्चों हर डॉटर तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और यदि आपसे पूछा जाए अकेला हर, तो वो डॉटर के पहले आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए बच्चों वो क्या हो गया? वह पजेजिव एडजेक्टिव हो गया, वह पजेजिव एडजेक्टिव हो गया। तो आई टीच हर। अब बच्चों इसको हर आपने किया। अब जरा देखना उसी तरीके से मे लाइक स्विमिंग, तो ये वर्ब है, इसके ठीक बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा, तो इसके पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। अब बच्चों ये भी तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। अब बोलो वाक्य कैसे बनेगा? आई लाइक स्विमिंग। तो क्या सारांश क्या निकला? सारांश बच्चों बहुत अच्छा निकला। ये वर्ब है बच्चों, जरा ध्यान देना। इस वर्ब के ठीक पहले यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो कौन सी फॉर्म होगी? सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है, बहुत अच्छे, सब्जेक्टिव फॉर्म। उसी तरीके से इसके ठीक बाद आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो कौन सी फॉर्म होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है, तीसरी बात ये भी है बच्चों कि नाउन है, और नाउन के ठीक पहले यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन पीपी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वह कौन सी फॉर्म होगी? वह बच्चों पजेजिव फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? पजेजिव फॉर्म। बोलो इंडिया इज मी कंट्री, गलत। क्या होगा? इंडिया इज माई कंट्री। उसी तरीके से बच्चों आप कहोगे इंडिया इज माइन कंट्री, भारत मेरा देश है। इंडिया इज माइन कंट्री, ध्यान देना, इंडिया इज माइन कंट्री यानी भारत मेरा देश है। बताओ कोई समस्या? इंडिया यानी भारत, और इज यानी है, माइन यानी मेरा, कंट्री यानी देश। तो बताओ एक है लिखा बच्चों ने इंडिया इज माई कंट्री। अब बच्चों ये बताओ कि माई यानी क्या होता? मेरा, माइन यानी भी मेरा। फिर मुझे जरा ये बताओ कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, या दोनों ही शुद्ध है या दोनों ही अशुद्ध है? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ज्यादातर बच्चों का जवाब जो है वो मैं जानता हूं, दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं, क्योंकि माई यानी मेरा होता है, माइन यानी मेरा होता है। लेकिन बच्चों दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं ऐसा मानना अशुद्ध है। दोनों ही वाक्य शुद्ध है ऐसा मानना अशुद्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों सच है कि माई यानी भी मेरा होता है और माइन यानी भी मेरा होता है, लेकिन शायद आप एक बात को भूल रहे हैं, और अगर आपको याद है तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। क्या बात? कि माई यानी मेरा है। जरा देखना, ये माई है और ये माइन है, दोनों का मतलब मेरा होता है। अब आपको सब माइन है तो खान भी होता है,
बच्चों अगर आप नाउन के सेंस में माइन का प्रयोग करोगे तो उसका माने खान खदान भी होता है, माइनिंग होता है, खनन वगैरह करते हैं, एक्सक्यूवेशन एनी। तो मैं अलग चीज समझाना चाहता हूं आपको, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी माई यानी मेरा होता है, माइन यानी मेरा होता है। फिर जरा बताओ योर यानी क्या होता है? तुम्हारा, और यहां आ जाएगा योर्स, इसका मतलब भी तुम्हारा। अब वी का बताओ जरा, वी का क्या होता है? अवर होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? अवर्स हो जाएगा। अब यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गई। अब बताओ ही का क्या होगा? हिज होगा। इधर भी क्या होगा? हिज होगा। इधर क्या होगा? हर होगा। शी का इधर हर्ष होगा। इधर क्या होगा? दे का क्या होगा? देयर होगा। और इधर क्या होगा? देयर्स होगा। इधर इट का क्या होगा? इट्स होगा। और बच्चों इधर क्या होगा? इधर भी इट का इट्स होगा। ठीक है। अब मुद्दे की बात जो बच्चों मुझे समझानी है वो क्या समझानी है? एक तो बच्चों ये देखो, ये दोनों में एक जैसा, ये गौर करने लायक बात है। आप ये कहोगे सर आपने सभ्य एस जोड़ा, फिर हिज में क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि बच्चों इसमें नेचुरली जुड़ा हुआ है। एच आई एस भी और जोड़ो, बताओ एच आई एस एस हिस तो फिर सांप का क्या हो जाएगा? फुफकार हो जाएगा। जैसे द स्नेक हिसेस, यानी क्या करता है? द स्नेक इज हिसिंग, यानी सांप क्या कर रहा है? सांप बच्चों फुफकार रहा है। नाग तो फुफकारता है। अब अपने को समझाना है वो बच्चों ये क्या है? ये भी पजेजिव है, ये भी पजेजिव है, लेकिन ये बच्चों पजेजिव एडजेक्टिव है, और ये बच्चों ये जो है ये क्या है? ये पजेजिव प्रोनाउन है, प्योर पजेजिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होगा, अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, और इसके बाद नाउन का प्रयोग जरूर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है। इंडिया इज माई कंट्री, क्योंकि ये कंट्री आ रहा है। अब आप बोलो इंडिया इज माइन कंट्री, कंट्री हटेगा, बोलो इंडिया इज माइन भारत मेरा, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो सारांश क्या बच्चों? मतलब दोनों के समान हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं दे शेल नेवर बी फॉलोड बाई ए नाउन, इनके ठीक बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इनके ठीक बाद में नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। अब अपने मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। आपको बच्चों क्या समझाया था? हमने ये समझाया था कि आई टीच हर, एक सेंटेंस दिया था केवल, आई टीच हर, और इसके बारे में आपको कुछ बातें बताई थी कि कैसे आप एक्टिव से पेशिव बनाते हैं। देखो बच्चों, आई टीचर यानी होता है मैं उसको पढ़ाता हूं, और आपने इसका पेशिव बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे? देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई? ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब पेशिव का सूत्र तो बच्चों एक ही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हर जब आ जाएगा तो किसी में बदलेगा? शी में बदलेगा, क्योंकि वर्ब के पहले आ गया। जब ये वर्ब के पहले आएगा तो बच्चों फिर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगा, और अगर बाद में आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगा। बताओ शी प्रेजेंट सिंपल हो तो किसका प्रयोग करोगे? इज एम आर का, क्योंकि इसके ठीक है ये वाला टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? इज एम आर है। तो बच्चों आपने किसका प्रयोग किया? आपने इज एम आर का प्रयोग किया, तो क्या लिखा आपने? शी इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ? शी इज टॉट। कोई दिक्कत यहां तक? बाई बाहर से लाओ, और आई बच्चों जब इधर जा रहा है तो ये वर्ब के बाद जा रहा है, ये प्रीपोजिशन के बाद जा रहा है, तो आई को मी में बदलना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो आपने कई बार समझाया है, लेकिन बात तो बच्चों स्टार्ट यहीं से होनी है। अब इसके माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, क्या छूटा और क्या रह गया। ये बच्चों एक बात तो, पहली बात तो यह है कि आपने क्या किया था, जरा देखो ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, और ये पेशिव वॉइस। पहला नियम तो क्या है बच्चों? पहला नियम यह है कि ये तो क्या है? सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब है। देखो वर्ब को तो भूल जाओ आप, ये ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम यह है बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट को कहां लाना पड़ेगा? यहां लाना पड़ेगा, इसको यहां ले जाना पड़ेगा। तो आपने ऐसा किया। दूसरा नियम क्या है बच्चों? टेंस के अनुसार। दूसरा नियम क्या बनता है आपका कि टेंस देख लो वाक्य का, और उसके अनुसार आपको उचित एचवी का प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर लगाओ, यदि पास्ट सिंपल है तो वाज वर लगाओ। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर है और पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर है तो इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग और लगा दो। यदि प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है या पास्ट परफेक्ट हेड है तो हैज हैव हेड के बाद बीन और लगा दो। पहले बीइंग लगाया था BEING, इस बार BEEN। और बच्चों आइए क्या है? आइए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनका क्या नहीं बनेगा? भी नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस है विल बी शैल बी, उसका भी नहीं बनेगा। और बच्चे यदि कोई मॉडल आ रहा है तो उसके बाद बी लगा दो, और अगर मॉडल के साथ हेव भी आ रहा है तो मॉडल प्लस हेव क्या आइए? बीन भी लगा दो। ये तो बच्चों एचवी चेंज करने का तरीका है जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ गई आपकी?
तीसरी बात बच्चों, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। ध्यान दो, ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी वाक्य में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ ही नहीं हो और आपने पेशी वॉइस बना दिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पेशी वॉइस विदाउट यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने बच्चों वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग किए बगैर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेशी में बदलना सर्वथा असंभव होता है। ये बात समझ में आ गई है। अब बच्चों ये वाली भी समझ में आ गई, लास्ट वाली भी। कौन सी आ गई कि आपने क्या किया था, जो मी है इसको उठाइए इधर रखा था तो इसको इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में बदला था। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आई तो सिर्फ ये नहीं आई, इस पर ही हम चर्चा करेंगे आज। हम बच्चों इस क्लास के अंदर इसी पे चर्चा करेंगे क्या कि जो बाई होता है तो क्या हमेशा बाई होता है या कभी कभी चेंज भी होता है। तो बच्चों ज्यादातर तो बाई होता है 99%, लेकिन 1% बच्चों बाई के स्थान पे कुछ चेंज होते हैं और वो जो चेंज होते हैं वहीं से परीक्षा में सवाल उठ करके आते हैं, क्योंकि वो 1% कौन सी श्रेणी में आएगा, दैट शैल बी सपोज टू बी एन एक्सेप्शन टू द रूल। उसको बच्चों नियम का अपवाद माना जाएगा। और अगर उसको नियम का अपवाद माना जाएगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि अपवाद के अंदर क्या करता है, बच्चा उलझता है। और अध्यापक का ये नैतिक कर्तव्य है कि वह पढ़ाते समय बच्चे को न उलझाए, लेकिन परीक्षा लेते समय वो भरपूर चालाकी करता है और क्या करेगा, बच्चे को उलझाने की यथा शक्ति कोशिश करता है। यही एक अध्यापक का क्या होता है, नैतिक कर्तव्य होता है। तो बच्चों में आपको वो जो व्यू है स्ट्रेटेजी, उस व्यू को कैसे भेदना चाहिए उसकी कलाएं आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो एक एक बात बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि यहां खत्म नहीं होगा तो फिर कहां होगा, फिर तो कहीं नहीं होगा। आगे देखेंगे बच्चों, ये बाई वाली बात ही तो समझाने वाला था मैं आपको। तो एक बात अच्छे समझो बच्चों, एक नियम बता रहा हूं आपको। जैसे नियम बाद में बताता हूं, पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जैसे मैंने आपको बच्चों ये कहा कि जरा ध्यान दो, हर परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड अस। एक लड़की है, हमें उम्मीद थी कि ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है हमारी आशा के अनुकूल सिद्ध नहीं हुई, है ना, आशा के अनुकूल नहीं हुई बल्कि आशा के प्रतिकूल हुई, तो हमको बड़ी निराशा हुई। हर परफॉर्मेंस, अब बच्चों आप जानते हो ये नाउन है ना, क्योंकि एनसी आ रहा है, तो नाउन के ठीक पहले आ रहा था ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये क्या होगा, पजेसिव होगा। तो बच्चों पजेसिव अलग नहीं होता, उसका पार्ट एंड पार्शल होता है। तो बच्चों इसको क्या माना जाएगा, जरा बताना, इसको सब्जेक्ट माना जाएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, तो आप समझ गए ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल है तो आप किसका प्रयोग करोगे, उसके ठीक आगे वाला टेंस जो है यानी पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी एचवी का प्रयोग करोगे। तो इसका पेशी वो बच्चों पर मनाते एक बार अस को आइए लाओ तो अस आ जाएगा, तो किसी में बदलेगा वी। अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस की एचवी लगानी है वाज या वर, तो बच्चों वी, वाज तो आ नहीं सकता तो वी वर। थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म बच्चों सेकंड और थर्ड एक ही है, तो वी वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है। फिर लगाया आपने बाई, फिर क्या लगाया हर, और फिर लगाया परफॉर्मेंस। अब ये कहो, ये आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होना चाहिए कि इसमें नई बात क्या है। इसमें बच्चों नई बात है, उस नई बात की तरफ ही तो मैं आपका क्या करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें बच्चों नई बात है। वो नई बात क्या है, वो नई बात यह है बच्चों की वी वर डिसअपॉइंटेड बाय हर परफॉर्मेंस, अर्थात हम उसकी परफॉर्मेंस के द्वारा डिसअपॉइंट हुए, ऐसे नहीं, हम उसकी परफॉर्मेंस पर डिसअपॉइंटेड माने निराश हुए। तो यहां बच्चों 88 का प्रयोग होगा, बाई का नहीं। बस इतनी सी बात है। अब प्रश्न है, बल्कि यक्ष प्रश्न है। क्या यक्ष प्रश्न है कि आपने सर बाई का प्रयोग अपनी मर्जी से यहाँ एट लगा दिया, तो कैसे पता चलेगा हमको कि साहब बाई नहीं यहाँ एट आएगा, कौन सी जगह बाई आएगा, कौन सी जगह एट आएगा। तो यही तो बात है बच्चों, यही तो पेज है जो मुझे आपको समझाना है। ध्यान दो बच्चों, अपना नियम है डी ए, क्या बोला आपने, डी ए है, और आगे लिखा बच्चों एस
एस एस। अब देखो पहली वर्ब क्या है, डिसअपॉइंटेड, लिख लेना बच्चों। डिसअपॉइंट क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है, क्योंकि पेशिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड ये बाद में बाई का प्रयोग नहीं करके आपको किसका प्रयोग करना होगा, बताओ बच्चों, आपको एट का प्रयोग करना होगा। उसी तरीके से एक वर्ब है बच्चों, स्टोनिश्ड, ASTONISH, फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म। एस्टोनिश्ड यानी होता है बच्चों भौचक्का रह जाना। भौ यानी ये होती है, इसको भौ बोलते हैं, और जब इसमें बड़पड़ जाते हैं अपन तो इसको क्या बोलते हैं, भौचक्का रह गया। वो क्या रह गया, भौचक्का रह गया। चौकन्ना यानी चार कान हो गए, तो भौचक्का। अब बच्चों जरा देखना, ये एक शब्द है सरप्राइज। सरप्राइज यानी जानते हो किसी को ताज्जुब में डालना, तो ये सरप्राइज तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, ये लगा दिया हमने सरप्राइज ने। अब बच्चों सरप्राइज को अन्यथा बोलते हैं स्टार्ट। ये देखो STARTLE, स्टार्टल। अब इसमें डी और लगा तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्टार्टलेड। और अंतिम शब्द है बच्चों शॉक। आप जानते हो किसी की मौत की खबर मिलती है तो हमको बड़ा शौक लगता है। ये बच्चों क्या समझाया मैंने आपको, ये समझाया, दीज आर दोज पर्टिकुलर वर्ब्स which shall be followed by the preposition at and not by। ये बच्चों उन खास वर्ब्स की एक सारणी आपको मैंने पेश की है, आपकी सेवा में पेश की है, कि इसके बाद में आपको किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि बाई के एवज में एट का प्रयोग करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से अपनी बात मैंने आपको समझा भी दी है, एक एग्जाम्पल से बच्चों आपको बात अपनी समझा दी है। अब मैं आपको दूसरी बात की तरफ लेके चलता हूं। उतारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक का मीनिंग भी समझ लो। डिसअपॉइंटेड माने किसी को निराश करना, स्टोनिश्ड यानी भौचक्का रह जाना, सरप्राइज यानी होता है बच्चों आश्चर्यचकित होना, स्टार्टलेड का मतलब भी वही होता है चौंकना, शॉक्ड यानी क्या होता है सदमा लगना या आघात लगना, है ना। तो बच्चों कुल मिलाकर के इस तरीके की इनकी मीनिंग है। और नियम क्या है, इनके बाद में क्या नहीं आएगा, ध्यान दो बच्चों, इनके बाद में बाई के एवज में एट का प्रयोग करना सही माना जाता है। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, और अगर आ गई है तो पुनः कह रहा हूं कि इससे ज्यादा खुशी की दूसरी कोई बात हो नहीं सकती है। दूसरी बात समझो बच्चों, आपने एक शब्द तो सुना ही होगा साइज, और एक होता है शेप। क्या होता है, साइज और शेप होता है। लेकिन बच्चों साइज और शेप होता होगा, हम आपको एक ट्रिक देना चाहते हैं, और ट्रिक देने के लिए हम इस स्पेलिंग में थोड़ा सा सुधार करेंगे, चेंज करेंगे हमारी तरफ से। और बच्चों हमारी स्पेलिंग बन गई CIG, साइज। अब यह कहोगे सर ये क्या है, देखो बच्चों इसको साई पढ़ना पड़ेगा, और जी के बाद में ये आता है, तो जी को क्या पढ़ते हैं, सब जानते हैं जी को जब पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला आपको हम एग्जाम्पल देंगे, फिर आपकी बात समझ में आएगी। देखो बच्चों, दिस बॉक्स कंटेन्स और आगे आ रहा कॉइन्स। ये बॉक्स है ना, इसके हाथ मत लगाना, इसके अंदर क्या गुल्लक है, ये गुल्लक जानते हो, उन गुल्लक के अंदर क्या पड़े, हमारे सिक्के पड़े हैं। अब बच्चों आप ऐसी वही बनाओगे तो वही छाटोगे, दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, कंटेन्स वर्ब हो गई, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्या करोगे, कॉइन्स। अब इजमार का प्रयोग करो तो कॉइन्स आर, फिर करो ये कंटेंड, क्या करो ये कंटेंड, और फिर करो ये बच्चों बाई, और उसके बाद में क्या करो ये दिस बॉक्स। अब बच्चों गलती कहां हुई, गलती यहां हुई, यहां बाई का प्रयोग नहीं होगा, इस बार इनका होगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आप समझ गए मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया। कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स माने
यानी कंटेन यानी क्या होता है, कोई चीज की धारिता जानते हो, गणित में आप जानते हो, जैसे मान लो ये जग है, इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, तो बताइए इस जग की धारिता कितनी है। धारिता माने धारण करने की क्षमता। तो दिस जग कंटेन्स, दिस बॉक्स कंटेन्स का मतलब है बच्चों ये जो बॉक्स है इसमें निहित है। निहित क्या निहित है इसमें, सिक्के निहित है। तो कॉइन्स आर कंटेन्ड बाई दिस बॉक्स, नहीं बोल गया, आपको क्या बोलना चाहिए, कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो इनका प्रयोग हुआ। अब बच्चों आप समझ गए होंगे जी, मैं आपका ध्यान किधर आकर्षित करना चाहता हूं। तो बच्चों जरा ध्यान देना, इसको मिटाना चाहता हूं। मिटा, बताओ मिटा दूं, क्या आपकी अनुमति हो तो मिटा दूं, और नहीं हो तो नहीं मिटाऊं। क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि ब्रेक आ गया था इसलिए आप उतार भी नहीं पाए होंगे, लेकिन जितनी देर मैंने आपसे बातें की उतनी देर में तो आपने समय की महत्ता को समझते हुए उतार ही लिया होगा। अब आप देखोगे सर आपने साइज और एंड शेप क्यों लिखा है, ये बच्चों आपका सिर्फ मनोरंजन करने के लिए लिखाया था, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि आपका मनोरंजन हो चुका है। अब मैं अपनी बात को यहां से लेता हूं। पहली वर्ब तो बच्चों आपको मैं लिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही बताओ। तो बिल्कुल आपको पता है जैसा कि आपको लिखा है, ये कंटेन नहीं बच्चों, कंटेंड। क्यों थर्ड फॉर्म, क्यों लिखाता हूं मैं थर्ड फॉर्म, बिकॉज, क्योंकि पेशिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बिकॉज द थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड, बिकॉज द थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन पेशिव वॉइस, क्योंकि पेशिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए मैं आपको थर्ड फॉर्म ही लिखाता हूं। अब बच्चों ये है देखो साइज, तो सी का कंटेन हो गया। अब बच्चों एक बार आपको हम बताते हैं, जी का बताते हैं। जी का देखो है ना, इसका जो साइज है ना, इसका आई का जो है, थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जल्दी आशा करते हैं कि वो कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। जी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्रो, ग्रू, ग्रू, ग्रोन, ये हो गई बच्चों ग्रोन। और ई की क्या लिखोगे, एन गल्फ, एन गल्फ, एन गल्फ होती है, घबराना नहीं। तो जो ये वाला पार्ट छूटा आपका, ये छूटेगा नहीं, सब बताएंगे आपको, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बच्चों आपको बताओ इन सब का, इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि इन सब के बाद आपको बाई के एवज में किसका प्रयोग करना चाहिए, बच्चों आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है सदाबहार जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहा, दार्जिलिंग, ठीक है बच्चों, ये है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग बच्चों क्या है, सिंगुलर है, बच्चे क्या समझते हैं इसके अंदर आईएनजी आ रहा है, तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया, जैसे दार्जिलिंग, जैसे डार्लिंग, तो डार्लिंग में क्या होता है, आईएनजी आता है, तो बच्चे सोचते हैं कोई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी इन्होंने, जैसे गो में गोइंग, ऐसा नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग क्या है, नाउन है, दार्जिलिंग ग्रोज, ये आ गया बच्चों, ग्रोज यानी क्या होता है, उत्पादन होता है। दार्जिलिंग उत्पादन करता है किसका, उगाता है क्या, टी। तो दार्जिलिंग में क्या बच्चों, चाय के बागान होते हैं। अब बेशी वही बच्चों आपको क्या करनी होगी, आपको अपना जो दिमाग है उसका प्रयोग करते हुए मुझे इस सेंटेंस का बच्चों क्या बना के देना, आपको पेशी वही बना के देना। बनाओ देगा तो खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके कितना समझ में आ रहा है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मतलब क्या निकला। बताओ बच्चों कैसे बनाया आपने। तो देखो एक बात बताओ, दार्जिलिंग ग्रोस टी, तो बताओ टी का क्या करो, ये टी इधर आ गया। अब आप तो जानते हो बच्चों ये कैसा नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जानते हो, धातुवाचक, द्रव्यवाचक, इनका क्या नहीं बनता, कभी भी बहुवचन नहीं बनता, तो ये हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर। अब बच्चों प्रश्न ये है कि प्रेजेंट सिंपल है, ये सिंगुलर है, तो इज एमआर में क्या लगाओगे, ये लगा दिया आपने। टी इज थर्ड फॉर्म बताओ, टी इज ग्रॉन। अब बताओ क्या करो, ये टी इज ग्रॉन इन, अब डी बड़ा लगाओ, टी इज ग्रॉन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रॉन इन दार्जिलिंग। अब बच्चों प्रश्न ये है
बल्कि यक्ष प्रश्न है। क्या कि सर आपने यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया था? अरे भाई हम तो आपको जांचना चाहते हैं कि देखिए आपका भी कुछ दिमाग काम करता है कि नहीं करता है, हमको तो सब याद है। तो बच्चों आप क्या करोगे, आई की जगह किसका प्रयोग करोगे? इंटरेस्ट, ये करोगे इंटरेस्टेड। अब बोलो कोई समस्या है क्या? जैसे मैं आपको कहता हूं कि क्रिकेट डज नॉट इंटरेस्ट मी, क्रिकेट मुझे रुचता नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इंटरेस्ट भी बच्चों एक वर्ब होती है, इंटरेस्ट एक नाउन भी होता है। इंटरेस्ट के आप जानते हो दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्या होता है, एक वो होता है, एक ये होता है ना। तो इंटरेस्ट यानी गणित में ब्याज होता है, इंटरेस्ट यानी क्या होता है, गणित में ब्याज होता है। और अपनी भाषा में क्या होता है, इंटरेस्ट रुचि होना, किसी चीज में इंटरेस्ट होना। तो इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है बच्चों जो नाउन की तरह भी काम करता है। जब नाउन होता है तो इसका मीनिंग ब्याज होता है या रुचि होता है या हित होता है। जैसे बच्चों क्या होता है, PIL, एक लॉ में एक शब्द चलता है PIL, आप बाद में पढ़ोगे इन चीजों को। तो इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिख के बताता हूं, पब्लिक, पब्लिक तो सब जानते हो, ये पब्लिक। अब बच्चों इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट। अब आ रहा लिटिगेशन, LITIGATION। बच्चों प्रश्न ये है कि ये क्या है, यहां बच्चों इसका मीनिंग चेंज होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होगा जनता की रुचि, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं बच्चों जन हितार्थ, जनहित याचिका। क्या बोलेंगे इसको? पब्लिक माने होता है जन, इसका माने होगा हित, और इसका मतलब क्या होगा, याचिका। जो आप न्यायालय में लगाते हो रिट, रिट लगाते हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी क्या हो गया, जनहित याचिका हो गया। या बच्चों मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि इंटरेस्ट का माने हित भी होता है, मुझे समझाना है कि इंटरेस्ट माने ब्याज भी होता है, मुझे समझाना है कि इंटरेस्ट यानी रुचि भी होता है, और मुझे समझाना है कि इंटरेस्ट माने रुचना भी होता है। रुचि भी होता है, रुचना भी होता है। जब रुचना है तो क्रिया है, और सिर्फ रुचि है तो संज्ञा है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, ये देखा। अब बच्चों दूसरा मीनिंग समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ग्रो का बता दिया, एनगल्फ यानी क्या होता है। जैसे मैंने कहा स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया एंड मेड द रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो बड़ा सेंटेंस लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो हम बना के दिखा देंगे समस्या क्या है। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि आग की लपटों ने तथा धुएं ने क्या किया, पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो एंगल्फ यानी होता है चपेट में ले लेना। तो आप क्या कहोगे, द होल एरिया वाज एनगल्फ्ड बाय, नहीं, द होल एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। ठीक है, एंड मेड द रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो आप क्या करोगे, एंड मेड द रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, एंड मेड द रेस्क्यू ऑपरेशन, एंड मेड द रेस्क्यू ऑपरेशन, एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज मेड डिफिकल्ट। और रेस्क्यू ऑपरेशन को बना दिया गया मुश्किल। ठीक है, वहां भी आएंगे हम, उस बिंदु की तरफ भी आएंगे। तो बच्चों ये बातें आपकी समझ में आई या नहीं आई? आई ना। चलो अब हम बच्चों इसको मिटाते हैं। दो ग्राफ आपको बनाए गए, दोनों को उतारो आप, और आगे वाली बात समझाएंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, इनको आप थोड़ा कम महत्व की आंकना मत, है ना, अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है, आपकी ताउम्र काम आने वाली है। जब तक प्रतियोगी परीक्षाएं तो ये आप, और जब अंग्रेजी के पेपर का आपको सामना करना पड़ेगा, तो बच्चों सवाल इधर से उठ के जरूर आएंगे, और तब जो है हम आपको क्या होंगे, हम आपको याद आएंगे। तो दास हो गया है, साइज हो गया है। अब बच्चों आगे वाली चीज हम आपको समझा रहे हैं। आगे वाली चीज बच्चों बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत काम की है। वहां से सवाल जरूर आते हैं। बच्चों आप तो जानते हो क्या होता है, किलोमीटर होता है कि नहीं होता, किलोमीटर। तो किलोमीटर के बारे में बच्चों आप समझो, किलोमीटर का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला आई नो, क्या बोला बच्चों, आई नो। इस नो को थोड़ा पास लाना पड़ेगा, ये हो गया आई नो यू, आई नो यू, ये कर दिया बच्चों। अब बच्चों आप जानते हो ये तो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो पेशी वज बनाओगे तो यू को आगे लाओ, तो यू बताओ आ जाते किस में चेंज होगा। आप जानते हो बच्चों ये ऑब्जेक्ट भी होता है, ये सब्जेक्ट भी होता है, तो यू में ही रहेगा यू। अब ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इज़म आर लगाओ तो यू आर नॉन, और उसके बाद लगाओ ये आप बाई, और जब आई इधर जाएगा तो किसी में बदलेगा मी में। बच्चों यहां से सवाल जरूर उठता है, नॉन बाई नहीं नॉन टू होता है। यहां से सवाल जरूर उठता है बच्चों, यू आर नॉन टू मी कहना चाहिए, आप मेरे द्वारा क्या हो, यू आर नॉन टू मी, यू आर नॉन टू मी। बच्चों नॉन एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जनरली, वैसे आपको बता देता हूं, दो बातें हैं, नॉन के बाद या तो टू का प्रयोग होता है, या बच्चों कभी कभी फोर का भी होता है बस। लेकिन पेशी वही अलग चीज है। जैसे आगरा इज नॉन फॉर द ताजमहल, आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है। तुलसीदास इज नॉन फॉर हिज मास्टरपीस श्री रामचरितमानस,
तुलसीदास को उनकी मास्टरपीस कृति श्री रामचरितमानस के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आप कहते हो शेक्सपियर इज नोन फॉर रोमियो एंड जूलियट एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज नोन फॉर गीतांजलि द ऑफरिंग सॉन्ग्स। तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर की जो घटिया रचना है, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि ज़्यादा अच्छी रचना नहीं थी, उन्होंने तो वैसे अंग्रेजी में ट्रक्के में अनुवाद कर दिया था, लेकिन उस वो ही उनका जो है सबसे ज़्यादा नाम उसी रचना की वजह से हुआ। लेकिन मूल रूप से उन्होंने बंगाली के अंदर या अपनी जो है हिंदी वगैरह में जो दूसरी रचनाएं लिखी हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। यदि उनका भी अनुवाद अंग्रेजी में किया गया होता तो कहने का मतलब वो नोबेल से भी कोई बड़ा पुरस्कार जो है वो उनको मिल सकता था। बहरहाल अपना उद्देश्य क्या है? तो बच्चों आप जानते हो मुंशी प्रेमचंद इज नॉन फॉर, बताओ मुंशी प्रेमचंद को किसके लिए जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद इज नॉन फॉर गोदान, उनका नॉवल है गोदान जिसके लिए जाना जाता है। एंड जयपुर इज नॉन फॉर बताओ जलमहल या आमिर का किला, बहुत सारे आइटम हैं। लेकिन आमिर जयपुर में बच्चों जो जलमहल है उसी को विशेष माना जाता है। हवा महल ठीक रहेगा, हवा महल कर दो, हमारी इधर ही और उधर कहीं नहीं है, क्या नहीं हो। तो बताओ आगे ही समझ में। अब दूसरा सेंटेंस देता हूं आपको। दूसरा सेंटेंस क्या है, जरा इसको उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा है तो फिर ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिएगा, मैं के बारे में, एम के बारे में बताता हूं। एम के बारे में बच्चों आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर बड़े बड़े लोग गलती करते आए हैं, गलती करते रहते हैं। वो गलती आपको हम बता दें क्या है। आप ये तो जानते हो बच्चों मेरी यानी क्या होता है? मेरी यानी होता है बच्चों शादी करना। शादी करना इसे कहते हैं विवाह करना, इसे कहते हैं परिणय करना, और बच्चों इसे अन्यथा और क्या बोलते हैं, पाणी ग्रंथन करना भी इसको कहा जाता है। बताइए मेरी। अब सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो बताओ क्या होगा, MARR, यहां तक कोई समस्या नहीं। वाई को आई में बदलो, ED लगाओ। थर्ड फॉर्म में भी यही होगा। अब बच्चों हमको क्या है, सेकंड फॉर्म से काम नहीं है, हमको इससे काम है। तो इससे काम है क्योंकि अपने यही काम आएगी और ये भी काम आती है। अगर मान लो वो टेंस है तो, पास्ट सिंपल है तो। अब बच्चों एक सेंटेंस देखना, सैम मैरिड, क्योंकि बच्चों मैरी यानी विवाह करता है, तो रोज ही थोड़ी करता है। ये क्रिया ही बच्चों ऐसी है, नेचर ऑफ दिस वर्ब, द नेचर ऑफ दिस वर्ब, अर्थात बच्चों इस वर्ब की नेचर ही कुछ ऐसी है कि इट कैनॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि साहब सैम सोफिया से शादी रचाता है तो एक बार तो रचाएगा कि रोज रोज रचाएगा? ये काम रोज रोज होने का है भी नहीं। वो कोई कृष्ण भगवान थोड़ी है जो रासलीला रचाता है। कृष्ण तो क्या करते हैं, रोज ही क्या करते थे, रासलीला रचाते थे, रास रचाते थे। तो सैम मैरिड, और बच्चों यहाँ जरा देखना लड़की का नाम है सोफिया। अब आपकी समस्या क्या है बच्चों? आपकी समस्या यह है कि जब आप इसका पेशी वही बनाते हो तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग क्या करते हो जरा ध्यान देना। सोफिया, वाज या वर्ब लगाओ, वाज मैरिड, सोफिया वाज मैरिड। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, बाई। कुछ लोग करते नहीं साहब, विद। ठीक है, सैम। ध्यान दो बच्चों कौन सा सही है कौन सा गलत है। सोफिया वॉज मैरिड बाई सैम, सोफिया सैम के द्वारा विवाहित की गई, नहीं गलत, क्योंकि सैम के द्वारा थोड़ी पढ़नाई गई वो। सोफिया को तो उसके पापा ने पढ़ाया है, सैम ने तो पढ़ना है। तो बताइए आप, ये तो गलत हो गया। और देखो सैम के संग, विद यानी क्या होता है, संग। तो सोफिया वॉज मैरिड विद सैम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जानते हो या इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सोफिया वॉज मैरिड विद सैम का मतलब यह हुआ सैम को और सोफिया को साथ साथ पढ़ना दिया गया, यानी सैम का भी दूल्हा आया और सोफिया का भी दूल्हा आया, दोनों को एक साथ ही पढ़ना दिया गया। ये भी गलत है। और बच्चों सही क्या है, सैम को सोफिया से ही पढ़ना दिया गया। अब बच्चों टू आएगा, ये नीचे वाला टू सही है, ये गलत है, ये गलत है। आशा है कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। बच्चों मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ध्यान देना, इधर ये हो गया कि का क्या होगा, नॉन। तो नॉन, और यहां क्या होगा, मैरिड। ध्यान दो बच्चों, इनके बाद क्या स्थिति है, इनके बाद बाई गलत है, इनके बाद विद भी गलत है, और इनके बाद बच्चों टू सही माना जाता है। क्लियर हो गया है? अब बच्चों इतनी बातें आपको समझाई और इतने चाव से समझाई, तो फिर इतने चाव से समझाई और इतने भाव से समझाई, तो बच्चों आगे वाली जो बात अपनी होगी वो क्या होगी, इस टॉपिक के ऊपर बच्चों केवल एक ही चीज मेरी छूट गई है, वो आपको अगली क्लास में समझाएंगे। वो कौन सी बात है, जरा देखो बच्चों, आते मुझे याद दिलाना कि सर आपको अपनी बात यहां से शुरू करनी है। ठीक है, टिप्स। ये टिप्स क्या होते हैं बच्चों,
ये अपने बाद में क्या नहीं लेते, ये बाई नहीं लेते, बल्कि बाई के एवज में क्या लेते हैं जरा बताना, ये बच्चों विद लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं बच्चों, यू ट्राई टू फाइंड आउट, आप जो है खुद इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एक वो होगी जो टी से स्टार्ट होगी, एक आई से होगी, एक पी से स्टार्ट होगी, एक एस से स्टार्ट होगी। और बच्चों अगर आपको ये नहीं आएगी तो अगली क्लास में आपको हम बताएंगे कि ये कौन कौन सी हैं।